वी वेलकम यू ऑल टू अ न्यू लेक्चर। आज जो हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारी क्वेरीज़ हमारे पास बच्चों की आ रही हैं और बहुत सारे व्यूअर्स हमारे हैं जो कि हमको कई तरह की क्वेरीज़ भेजते हैं, कई तरह की चीज़ों पे लेक्चर बनवाने के लिए बात करते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लेक्चर्स होते हैं जिनके लिए एक पूरी सीरीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे चीज़ें मिल जाएंगी। उस पर पूरे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम आएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी एक आपको सीरीज़ मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको उसी एक टॉपिक के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 करके कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आज जो हमारी सीरीज़ है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंसर्न्ड है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब बात डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज़ की आती है तो उसके अंदर सबसे पहली जो थ्योरी मानी जाती है, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑफ रेंट। बिकॉज देर आर 4 फैक्टर्स एज यू ऑल नो: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो लैंड को दिए जाने वाला जो रिटर्न होता है दैट इज़ टर्म्ड एज रेंट। तो बात होती है कि रेंट क्या है। तो रेंट की 2 थ्योरीज बेसिकली हैं, 2 अप्रोचेज़ हैं। पहली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते थे, जिसको रिकार्डियन थ्योरी में माना जाता है, कहा जाता है। डेविड रिकार्डो ने जो प्रोपाउंड की थी थ्योरी, और दूसरी मॉडर्न थ्योरी है। पहले हम आज इस लेक्चर में रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट की बात करते हैं। तो हम बेसिकली रेंट को क्या समझते हैं, आज जो हमारे सामने एक क्लियर पिक्चर है वो क्या है कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है तो फॉर द शॉर्ट टाइम अगर उसको हमें चीज़ को पाना है तो हमें उसके लिए रेंट देना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए। तो रेंट, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में रिकार्डो ने रेंट की थ्योरी को प्रोपाउंड किया था, उस ज़माने में रेंट का जो बेसिक मतलब था वो ये था कि रेंट सिर्फ लैंड पे दिए जाने वाली चीज़ का नाम था। तो रिकार्डो के हिसाब से डेफिनेशन क्या है कि रेंट इज़ द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज़ पेड टू द लैंडलॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। तो इसका मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर कई पॉइंट्स निकल के आते हैं कि रेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ, मतलब जो भी अर्थ से प्रोड्यूस हुआ उसका कुछ पोर्शन है। कौन सा प्रोड्यूस? दैट इज़ डिराइव्ड ड्यू टू द ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल की वो ताकत, वो पावर जो कि ओरिजिनल है, नेचुरल है और इनडिस्ट्रक्टेबल है, ना उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ऐसी पावर से जो भी प्रोड्यूस होता है उसका वो पोर्शन जो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है ड्यू टू द यूज़, फॉर द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, उसको हम रेंट कहते हैं। तो अब यहाँ पे 2 बातें आएंगी कि 2 तरह का रेंट हो जाएगा, ग्रॉस रेंट एंड प्योर रेंट। ग्रॉस रेंट वो रेंट जो पूरी ज़मीन, मतलब एडिशनल जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं किसी भी ज़मीन के ऊपर ताकि प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सके, इम्प्रूव हो सके, तो उन चीज़ों के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको होल पेमेंट या ग्रॉस रेंट का नाम दिया जाएगा। और जो उतने पोर्शन के लिए जो कि ओरिजिनल पावर के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं उसको हम कहेंगे प्योर रेंट या इकोनॉमिक रेंट। जैसे कि भी बात की गई कि 2 तरह का रेंट हो गया, एक प्योर रेंट और एक ग्रॉस रेंट। प्योर रेंट सिर्फ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के लिए दिया गया, यूज़ ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के लिए, और बाकी इंप्रूवमेंट्स जो भी लैंड पे किए गए उन इंप्रूवमेंट्स के लिए जो भी हमने पैसा दिया उसको हमने ग्रॉस रेंट या होल पेमेंट के नाम से जाना। एक और कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि रिकार्डो ने बात की कि रेंट को ही ने रेसिडुअल पेमेंट माना। मतलब जब सारे फैक्टर्स को पे ऑफ कर दिया जाता है, मतलब लेबर को उनकी वेजेस दे दी गई, कैपिटल को उनका इंटरेस्ट दे दिया गया, एंटरप्रेन्योर को उनका प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया गया, अब जो पैसा बचता है रिकार्डो के हिसाब से वो रेंट है। आगे चल के जानेंगे, ये क्रिटिक्स में आएगी बात, लेकिन अभी फिलहाल उनकी थ्योरी के हिसाब से ये क्या है कि रेंट एक रेसिडुअल पेमेंट की तरह माना जाता है। हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी के भी कुछ अजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, अगर वो पूरी होंगी तो ही ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। पहली थ्योरी ये है, पहला अजम्पशन ये है कि रेंट सिर्फ लैंड पे दिया जाता है, लैंड के अलावा बाकी फैक्टर्स पे रेंट नहीं दिया जाता है। पहला इनका अजम्पशन ये है। दूसरी चीज़, रेंट जो दिया जाता है वो सॉइल की या अर्थ की फर्टिलिटी के बेसिस पे दिया जाता है। मतलब जो फर्टाइल अगर कोई लैंड नहीं है जहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो वहाँ पे रेंट भी नहीं दिया जाएगा। मतलब इनका जो अजम्पशन है वो स्कार्सिटी को कंसिडर नहीं करता। अभी क्रिटिक्स में हम लोग आगे बात करेंगे क्रिटिसिज्म में कि जो रेंट है वो तो बेसिकली स्कार्सिटी की वजह से राइज होता है कि जब कोई चीज़ बहुत कम होती है तो उसका किराया देना पड़ता है हमें, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसका किराया देना पड़ता है हमें हासिल करने के लिए। किसी के पास अगर रहने के लिए जगह नहीं तो किराए की जगह लेता है वो। लेकिन
रिकार्डो के हिसाब से वो ये था कि रेंट सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड के लिए दिया जाएगा। तो इनके हिसाब से एक कंसेप्ट नया अभी जन्म लेगा, जिसको भी हम लोग इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल लैंड। तो इनका कहना ये है कि जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी, क्योंकि फर्टिलिटी के बेसिस पे रेंट है, तो जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी पहले हम उसको कल्टीवेट करेंगे, उस पर कल्टीवेशन करेंगे, एंड वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्रेड ऑफ लैंड, कि जब पहली वाली लैंड का इस्तेमाल हो चुका होगा। उसके बाद इन्हीं ने इसको रेंट को एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट की तरह समझा। तो ये तो कुछ अजम्पशंस हो गए। अब हम बात करते हैं मार्जिनल लैंड के कंसेप्ट की। बहुत सिंपल सी एक चीज को हमें अज्यूम करना है और समझना है कि लैंड पे रेंट तभी दिया जाएगा जब उसमें फर्टिलिटी मौजूद होगी। अगर फर्टिलिटी है तो लैंड पे हम रेंट देंगे, अगर फर्टिलिटी लैंड पे नहीं है लैंड के पास, तो हम उसको रेंट भी नहीं देंगे। इतना सिंपल सा आप कंसेप्ट समझ लीजिए। फिर मार्जिनल लैंड का कंसेप्ट क्या है? रिकार्डो के हिसाब से, डेविड रिकार्डो साहब के हिसाब से ये है कि जो सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी, इंसान पहले उसको कल्टीवेट करेगा, उसको यूज करेगा, देन उसके बाद उससे कम वाली फर्टिलिटी जहाँ पे जिस ग्रेड ऑफ लैंड पे होगी वहां पे वो उसका इस्तेमाल करेगा, और इसी तरीके से फर्टिलिटी जैसे जैसे कम होगी उसका प्रोडक्शन का जो सिस्टम है वो कम होता चला जाएगा। मतलब लैंड को वो फर्टिलिटी के बेसिस पे ग्रेड करेगा। ए ग्रेड सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी, बी ग्रेड उससे कम फर्टाइल होगी, सी ग्रेड उससे कम फर्टाइल होगी। मतलब फर्टिलिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी, ग्रेड्स भी हमारे डिफर करते जाएंगे। और इनके हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा, एक लैंड ऐसी आएगी, एक ग्रेड ऐसा आएगा जहां पे कोई भी रेंट नहीं होगा। और इनके हिसाब से एक लैंड वो और भी आएगी जहां पे हम रेंट माइनस में हो सकता है चला जाए, उल्टा, मतलब रेंट देना ही नहीं है वहां पे। तो इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमने शेड्यूल बनाया हुआ है जहां पे हमने 5 ग्रेड्स ऑफ लैंड को माना है, ए बी सी एंड डी। इन पांचों ग्रेड्स ऑफ लैंड में जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो देखिए सेम है, 200 रुपीज, लेकिन हमारा आउटपुट अलग अलग है। पहली ग्रेड, ए ग्रेड ऑफ लैंड में 200 रुपीज की कॉस्ट है एंड आउटपुट इज ऑफ 500 रुपीज। दैट मीन्स वी आर अर्निंग 300 रुपीज, एंड दिस अर्निंग इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एंड सिंस ड्यू टू द फर्टिलिटी दैट वी आर paying something to the landlord due to the fertility, and that portion of the produce of the earth that we are paying to the landlord due to the fertility of the land is known as rent. तो 200 रुपए खर्च करके 500 रुपए कमाए ग्रेड ए पे हमने, तो हमने 300 रुपए जो कमाए वो हम रेंट मान लेंगे। इसी तरह से सेकंड ग्रेड ऑफ लैंड पे देखिए, 200 रुपए खर्च करके आपको जो आउटपुट मिल रहा है उसका कितनी वैल्यू है, 400 की। इसका मतलब हमें 200 रुपए हम कमा रहे हैं, तो ये 200 रुपए रेंट कहलाएगा। तीसरी ग्रेड ऑफ लैंड पे हम मूव करेंगे, 200 रुपए खर्च करके 300 रुपए का आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स 100 रुपए का हमारा रेंट हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ ग्रेड ऑफ लैंड जो है, जहां पे कॉस्ट और हमारी आउटपुट दोनों बराबर है, तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट वी आर अर्निंग। बट इन द केस डी, जहां पे कॉस्ट और आउटपुट दोनों बराबर है, 200 रुपए खर्च करें, 200 रुपए ही कमाएं, दैट मीन्स देयर इज नो रेंट। सो दिस इज द मार्जिनल लैंड एंड दिस इज नो रेंट लैंड। फिर पांचवी ग्रेड जब देखेंगे हम, तो वहां पे कॉस्ट हमारी 200 रुपए और आउटपुट हमारा 100 रुपए, तो यहाँ पे तो कभी कल्टीवेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी हमारी नील है। तो रिकार्डो के हिसाब से चाहिए ई ग्रेड जमीन कितनी भी स्कार्स हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम कभी भी इसको हम कोई रेंट नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलिटी नहीं है और रेंट फर्टिलिटी के बेसिस पे दिया जाता है। तो ये हमारे सामने कंसेप्ट था। इसका एक हमने बार डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसके अंदर वाई एक्सेस पे हमने प्रोड्यूस ऑफ दी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस दिया है, और हमने एक्स एक्सेस पे ग्रेड्स ऑफ द लैंड दिए हैं। तो आप देखिए कि ए ग्रेड में सबसे ज़्यादा रेंट है जो शेडेड एरिया है, बी ग्रेड में उससे कम रेंट है, सी ग्रेड में उससे कम रेंट है, और डी ग्रेड में कोई भी शेडेड एरिया ना होने की वजह से इसका मतलब वहाँ पे कोई रेंट नहीं है, और ई ग्रेड में हम कोई भी तरह की बात कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेंट नहीं है। अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या रेंट स्टैटिक है, क्या रेंट कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या ये मार्जिनल लैंड कभी शिफ्ट होगी या नहीं होगी, ये सवाल उठ सकता है। तो हम इसी एग्जाम्पल को देखें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा, कि जिसके अंदर हमने एक टेबल बनाया था जिसके अंदर हमने कॉस्ट को 200 रुपीज माना था। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कॉस्ट को 100 मान लेते, तो पहली ग्रेड क्योंकि जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है दैट वाज ऑफ 500 रुपीज, कॉस्ट कितनी आ रही थी पहले 200, अब आ रही है 100, तो इसका मतलब पहले जो उस पर रेंट हमें मिल रहा था वो 300 का मिल रहा था।
तो आप देखिए पहली ग्रेड ऑफ जो लैंड है वहां पे हम देखें तो आउटपुट वही 500 है, लेकिन कॉस्ट हमारी क्योंकि 100 रुपए हो गई है तो रेंट अब 400 हो गया। पहले 300 था, अब रेंट 400 हो गया। इसका मतलब रेंट कैन बी चेंज्ड। इसी तरीके से अगर यही कॉस्ट 300 रुपए हो जाती 200 रुपए से बढ़ के, तो हमारा रेंट कितना हो जाता? हमारा रेंट 200 हो जाता। मतलब पहले रेंट ओरिजिनली 300 था, अगर कॉस्ट कम होती है तो रेंट हमारा 400 हो जाता है, और अगर हमारी कॉस्ट बढ़ती है तो रेंट हमारा कम हो जाता है। सिमिलरली अगर हम ये मानते हैं कि हमारी कॉस्ट 100 आती है, तो डी ग्रेड ऑफ लैंड पे जब हम थे तो डी ग्रेड ऑफ लैंड पहले वाले एग्जांपल के हिसाब से जब हमारी कॉस्ट 200 थी तो डी ग्रेड ऑफ जो लैंड थी उसका रेंट क्या था? 0 था, वो मार्जिनल लैंड थी। लेकिन अब क्योंकि कॉस्ट 100 रुपए हो गई है तो डी ग्रेड भी अब 100 रुपए कमाने लगेगी। इसका मतलब डी ग्रेड इज नो लॉन्गर अ मार्जिनल लैंड, एंड द ई ग्रेड ऑफ लैंड जो कि न मार्जिनल थी, वहां पे प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं, तो कॉस्ट के कम होने की वजह से 100 रुपए के होने की वजह से, और ई ग्रेड पे क्योंकि आउटपुट 100 रुपए का था, तो अब ई ग्रेड जो कि पहले कल्टीवेशन में यूज ही नहीं हो रही थी अब कल्टीवेशन में ले ली जाएगी ई ग्रेड, और ई ग्रेड नाउ विल बिकम मार्जिनल। सो यू कैन सी दैट मार्जिनल लैंड इज ऑल्सो शिफ्टिंग। इफ द कॉस्ट इज फॉलिंग, the marginal land is shifting towards E, from D to E. And if the cost is rising, then the marginal land will be shifted backwards from D to C. In the same way, if the cost is falling, the rent is rising. And if the cost is rising, the rent is falling. At that time, people used to believe कि कॉर्न के प्राइसेस क्यों ज्यादा थे। लोग ये मानते थे कि कॉर्न के प्राइसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके जिस लैंड पे उसकी कल्टीवेशन होती है उसको वहां का रेंट ज्यादा है। लेकिन डेविड रिकार्डो के एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि कॉर्न इज हाई नॉट बिकॉज द रेंट इज हाई। कॉर्न के प्राइसेस इसलिए नहीं ज्यादा है क्योंकि रेंट ज्यादा है, बट रेंट इज हाई बिकॉज कॉर्न इज हाई। तो क्योंकि वो रेसिडुअल पेमेंट मानते थे और उसको एक अनअर्न्ड इनकम मानते थे, बची हुई इनकम मानते थे, तो उनके हिसाब से बात ये निकलती थी कि किसी भी चीज का दाम इस वजह से नहीं बढ़ जाता है, उसका प्राइस इस वजह से नहीं बढ़ता है कि रेंट है, क्योंकि वो रेंट को एक कॉस्ट नहीं मान रहे थे, वो एक रेसिडुअल पेमेंट मान रहे थे, कॉस्ट में एक रेसिडुअल पेमेंट मान रहे थे। उनका ये कहना था, फिर से उसी बात को मैं रिपीट करूं, कि अगर प्राइस बढ़ेगा किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल प्राइस राइजेस फ्रॉम 200 टू 500 फॉर एग्जाम्पल, तो 200 से जब 500 बढ़ा एंड द कॉस्ट इज 100, तो जब 200 था प्राइस तो कॉस्ट थी 100, तो कितना रेंट था? 100 रुपीज का। लेकिन जब प्राइस हमारा बढ़ा एंड कॉस्ट रिमेनिंग द सेम, तो कॉस्ट वही 100 है, प्राइस हो गया 500 का, तो इसका मतलब जो रेसिडुअल बचा वो कितना बचा? 400 रुपए का, तो ये 400 हो गया रेंट। तो इसके बाद इन्होंने ये बात कही कि मान लीजिए कॉस्ट वही रही और प्राइस बढ़ा, तो प्राइस के बढ़ने से रेंट बढ़ेगा, ना कि रेंट के बढ़ने से प्राइस बढ़ेगा। इनका कंसेप्ट थोड़ा सा हम लोग जो समझते हैं जो नॉर्मली, कि क्योंकि रेंट एक हमारी कमोडिटी के कॉस्ट है और जब कॉस्ट बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है, हम लोग के हिसाब से ये और ये फैक्ट है। लेकिन उस जमाने के हिसाब से इस थ्योरी के हिसाब से बात ये थी कि कॉर्न इसलिए नहीं ज्यादा है क्योंकि उसका रेंट ज्यादा है, क्योंकि लोग कह रहे थे ना कि रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है इसलिए कॉर्न के प्राइसेस बढ़े हुए। तो डेविड रिकार्डो ने इसको क्लैरिफाई कैसे किया कि कॉर्न इज हाई नॉट बिकॉज द प्राइस रेंट इज हाई, द प्राइसेस ऑफ कॉर्न इज हाई नॉट बिकॉज द रेंट इज हाई, बट रेंट इज हाई बिकॉज द प्राइसेस ऑफ कॉर्न इज हाई। रेंट को सिर्फ ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल पावर ऑफ द सॉइल की वजह माना गया और ह्यूमन एफर्ट्स को निल माना गया, इसलिए इसको रेंट को उन्होंने अनअर्न्ड इनकम की तरह क्लासिफाई किया डेविड रिकार्डो। बहुत सारी और थ्योरीज फॉर्मुलेट हुई, तो पुरानी डेविड रिकार्डो की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो कुछ उनमें से क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इन्हीं ने जो बात कही थी कि लैंड पे ही रेंट दिया जाता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। आज लैंड पे रेंट नहीं, बल्कि हर कोई भी कमोडिटी जो कि स्कार्स होगी उसके ऊपर रेंट दे दिया जाता है। तो डेविड रिकार्डो की थ्योरी यहाँ पे क्रिटिसाइज की गई कि सिर्फ लैंड पे रेंट नहीं दिया जाता है। दूसरी बात डेविड रिकार्डो ने जो बात कही कि फर्टिलिटी इज अ बेसिस ऑफ रेंट, फर्टिलिटी नहीं है बेसिस ऑफ द रेंट। आगे चल के ये बात साबित हुई और आज हमारे सामने कि स्कार्सिटी इज द बेसिस ऑफ रेंट, कमी की वजह से किराया दिया जाता है, ना कि फर्टिलिटी के बेसिस पे। आज लोग किराए के मकान में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किराए की साइकिल चलाते थे हम लोग बचपने में, तो वो इसलिए चलाते थे क्योंकि हमारे पास साइकिल नहीं थी। ये जो किराए के मकान में रह रहा है वो इसलिए क्योंकि उसके ऐसा थोड़ी ना है किराए की, मान ली किसी ने घर लिया तो उसके अंदर वो धनिया उगने लगेगा,
ये साइकिल खरीदी तो उसके अंदर जो है वो मान लीजिए अमरूद का पेड़ निकल आएगा, इस वजह से तो कोई साइकिल थोड़ी ना लेता है। साइकिल नहीं थी, इस वजह से बचपने में हम लोगों ने साइकिल किराए पे ली। कॉमिक्स पढ़ने का शौक था हम लोगों को, कॉमिक्स महंगी मिलती थी और कितनी लेते, रोज 2-3 दिन के अंदर एक नहीं आती थी, तो हम लोग किराए पे कॉमिक्स लेके पढ़ते थे। तो कोई भी चीज जो कम होगी उस पर किराया आपको देना पड़ेगा, इट्स बट ऑब्वियस। फिर आगे बात करते हैं, उन्हीं ने कहा कि साहब जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी लैंड, पहले हम उस पर कल्टीवेशन करेंगे, फिर हम उससे कम। यार सबसे फर्टाइल लैंड मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्या हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे, हम फड़वा लेके या कुदाल लेके या ट्रैक्टर लेके हम वहाँ फर्टिलिटी करेंगे, फिर हम इंडिया में आएंगे, फिर दूसरी जो फर्टाइल लैंड होगी वो मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बाद अफ्रीका में, तो फिर हम अफ्रीका जाएं, फिर अफ्रीका के बाद हम जाएं मान ली तीसरी फर्टाइल लैंड ईरान में, हम ईरान जाएं, फिर उसके बाद इंग्लैंड जाएं, फिर इंडिया आए। ऐसा थोड़ी ना करेंगे हम। या इंडिया में मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं, सबसे फर्टाइल लैंड मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में, तो क्या हम यहाँ से पहले मध्य प्रदेश जाएं फिर पंजाब जाएं? नहीं भाई, हम अपने घर के पास जो हमारे कन्वीनियंट चीज होगी, जहां पे हम खरीद सकेंगे जमीन, वहां पे हम फर्टिलिटी करेंगे। तो ये कंसेप्ट भी एक वेग है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड पे पहले कल्टीवेशन किया जाएगा, गलत ही क्रिटिसाइज किया गया। बात उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही होगी, लेकिन बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया। फिर इनका एक कंसेप्ट था मार्जिनल लैंड होती है, या एक ऐसी रेंट होती है, एक ऐसी लैंड होती है जहाँ पे कोई रेंट ही नहीं होता है। यार कौन सी ऐसी लैंड होती है? आज ये बात साबित हो रही है कि देर इज नो मार्जिनल लैंड। कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आपको किराया ना देना पड़े। आपके हिसाब फर्टिलिटी नहीं, हम रेंट रेंट क्यों दें? यार रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, यू हैव टू पे द रेंट। आप एक जगह लेते हैं ऑफिस खोलने के लिए, और उस जगह में आप ऑफिस खोलते हैं, ऑफिस आपका 10 महीने चलता है, 10 साल चलता है। 10 सालों में 1 साल ऐसा है, 1 साल में 1 महीना ऐसा है जहाँ पे आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपको उस महीने का किराया देना है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ यहाँ प्रोड्यूस नहीं किया तो हम क्यों किराया दें, देर इज नो फर्टिलिटी सो देर इज नो रेंट, ऐसा नहीं है। इन बेसिस के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया डेविड रिकार्डो की इस थ्योरी को। तो आज के लेक्चर के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, और इस लेक्चर को हमने थोड़ा सा इस तरह से भी प्रिपेयर किया है कि बहुत सारे एग्जाम्स अब एमसीक्यू बेसिस पे होने लगे, ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होने लगे, तो हमने पॉइंट वाइज चीज़ों को इसीलिए क्लैरिफाई किया। अगर आप पूरा वीडियो आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको वो बहुत सारे पॉइंट बनाने में मदद मिल जाएगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो यू कैन फ्रीली आस्क अस। आप हमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे कमेंट आप बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आप तक पहुंची है और आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।